नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 निरस्त किए जाने के केंद्र के फैसले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी है। हालांकि इसे लेकर विपक्ष का कहना है कि अभी लड़ाई लंबी है और वह इसके लिए तैयार है। वहीं इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने आर्टिकल 370 निरस्त करने के फैसले पर टिप्पणी करते हुए दो टूक कहा कि ब्रह्मांड की कोई ताकत जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की वापसी नहीं कर सकती। हिंदी अखबार को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के फैसले का उपयोग सकारात्मक तरीके से करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि ब्रह्मांड की कोई ताकत अब 370 की वापसी नहीं करा सकती, लिहाजा अब इसे सकारात्मक काम में उपयोग करेंगे। कोविड के कारण केरल से 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, जिसकी वजह से देश में एक बार फिर कोरोना वायरस का डर फैल गया है। हालांकि इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग एक्शन मोड में है और उसने राज्य भर में वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे पड़ोसी राज्यों में भी स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को अलर्ट मोड में रखा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शनिवार तक अपडेट किए गए डेटा के मुताबिक भारत में कोविड-19 मामलों की कुल संख्या में 339 नए मामलों का इजाफा हुआ है, जिसके बाद देश में एक्टिव केस की संख्या 1492 तक पहुंच गई है। वहीं मरने वालों का आंकड़ा 5,33,311 पर पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों द्वारा बड़ा हमला किया गया, जिसमें एक सीआरपीएफ का जवान शहीद हो गया। वहीं एक अन्य जवान की हालत गंभीर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस वक्त नक्सलियों ने हमला किया, उस समय जवान एरिया डोमिनेशन पर निकले थे और इस वारदात को जगरगुंडा के बेदरे इलाके में अंजाम दिया गया। बता दें कि राज्य में एक हफ्ते के अंदर 6 नक्सली हमले हुए हैं। इनमें 50 से ज्यादा आईईडी विस्फोटक बरामद किए गए। महाराष्ट्र के नागपुर से खबर सामने आ रही है कि यहां की एक सोलर कंपनी में बड़ा धमाका हुआ है, जिसमें कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नागपुर के बाजार गांव में सोलर एक्सप्लोसिव कंपनी में यह धमाका हुआ। यह धमाका कंपनी में कास्ट बूस्टर प्लांट में पैकिंग के वक्त हुआ। खबरों के मुताबिक मौतों का आंकड़ा अभी बढ़ सकता है। वहीं 3 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस मौके पर मौजूद है। एडिशनल डीजीपी संदीप पकाले ने घटना को लेकर कहा कि इस फैक्ट्री में भारी मात्रा में गोला बारूद और केमिकल होने से जानमाल के नुकसान की आशंका है। इस विस्फोट की सटीक तीव्रता अभी तक सामने नहीं आई है। पता चला है कि मृतकों में 6 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। यह कंपनी नागपुर अमरावती रोड पर बाजार गांव में स्थित है और शुरुआती जानकारी के मुताबिक यह विस्फोट आज सुबह करीब 9 बजे हुआ। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक रामविचार नेताम को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। आज 17 दिसंबर रविवार को राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने उन्हें राजभवन में प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ दिलाई। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अन्य कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बता दें कि प्रोटेम स्पीकर विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष होता है, जिसे नियमित स्पीकर यानी विधानसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही संचालित करने के लिए सीमित समय के लिए नियुक्त किया जाता है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री बनाए गए दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा के पद और गोपनीयता की शपथ लेने के खिलाफ कल शनिवार को राजस्थान हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका राजस्थान हाईकोर्ट के वकील ओम प्रकाश सोलंकी ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि भारत के संविधान में डिप्टी सीएम के किसी पद का उल्लेख नहीं है। यह भारत के संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन है। संविधान में उप मुख्यमंत्री जैसा कोई पद नहीं है। यह एक राजनीतिक पोस्ट है और यह असंवैधानिक है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता ने उप मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति रद्द करने की अपील की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री बने भजनलाल शर्मा राज्य की कमान संभालते ही एक्शन मोड में आ गए हैं। दरअसल उन्होंने राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की रोकथाम और उसकी तुरंत जांच के लिए एसआईटी गठित करने और इन अपराधों पर प्रभावित नियंत्रण और अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन करने का आदेश दिया है। इसे लेकर राज्य के पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने कल शनिवार को 2 अलग अलग आदेश जारी किए। डीजीपी उमेश मिश्रा ने बताया कि इस तरह के मामलों की रोकथाम और तुरंत जांच के लिए एडिशनल डीजीपी वीके सिंह के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। वहीं अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए एडिशनल डीजीपी क्राइम दिनेश एमएन के नेतृत्व में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया गया है।
आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तैयारियों में जुटी कांग्रेस कार्य समिति की बैठक 21 दिसंबर को बुलाई गई है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में अगले साल के आम चुनाव की रणनीति पर चर्चा और बीजेपी का मुकाबला करने के लिए अपने चुनाव अभियान को जमीन पर उतारने की योजना तैयार की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। बता दें कि इस कांग्रेस कार्य समिति की बैठक से 2 दिन पहले यानी 19 दिसंबर को विपक्षी गठबंधन इंडिया की भी बैठक होनी है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने शनिवार को कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए उनके ऑनलाइन चंदा जुटाने के अभियान पर तंज कसते हुए कहा कि अपने सांसद के पैसों की लूट पकड़े जाने के बाद कांग्रेस एक नई योजना डोनेट फॉर डायनेस्टी यानी वंशवाद के लिए दान लाई है। यह योजना राजवंश के लाइफस्टाइल के खर्चों को पूरा करने के लिए लाई गई है, जो बिना लग्जरी और दूसरों के पैसों के बिना रहने का आदी नहीं है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने डोनेट फॉर देश नाम से एक अभियान की शुरुआत की है, जिसमें पार्टी लोगों से ऑनलाइन चंदा लेगी। अब इसी को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि ऑनलाइन चंदा जुटाने के अभियान का उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और संसाधनों और अवसरों का समान बंटवारा है। हैदराबाद में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि अगर देश की विकास दर 6% से अधिक नहीं हुई तो भारत 2047 तक निम्न मध्यम अर्थव्यवस्था ही बना रहेगा। उन्होंने कहा कि अगर देश तेजी से विकास नहीं करता है तो वह अमीर होने से पहले जनसांख्यिकी रूप से बूढ़ा हो जाएगा। इसका मतलब है कि उस समय बढ़ती उम्र वाली आबादी के बोझ से भी उसे निपटना होगा। राजन के अनुसार विकास की वर्तमान गति देश को बूढ़ा होने से पहले उसे अमीर बनाने के लिए अपर्याप्त है और साथ ही उन सभी को रोजगार देने के लिए भी अपर्याप्त है जो श्रम बल के रूप में तैयार हो रहे हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अपने हालिया बयान में कहा है कि वह बिना चालक वाली यानी ड्राइवरलेस कारों की अनुमति कभी नहीं देंगे। 0 माइल संवाद के दौरान गडकरी ने कहा कि मुझसे कई बार बिना चालक वाली कारों के बारे में पूछा जाता है, तब मैं कहता हूं कि जब तक मैं परिवहन मंत्री हूं तब तक आप भूल जाएं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं बिना चालक वाली कार को भारत में कभी नहीं आने दूंगा, क्योंकि इससे कई लोगों की नौकरियां चली जाएंगी और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि टेस्ला का भारत में स्वागत है, लेकिन भारत में बिक्री के लिए चीन में विनिर्माण स्वीकार्य नहीं है। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब की भगवंत मान सरकार पर आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री की निगरानी में जेलों में नशीली गोलियां बेची जा रही हैं। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया है कि अगर उनके बात गलत साबित हुई तो वह राजनीति छोड़ने के लिए तैयार है। सिद्धू ने कल शनिवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि कानून व्यवस्था, ड्रग माफिया, जेल, हाईकोर्ट ने हफ्ते में पॉलिसी मांगी है। सीएम भगवंत मान जेल मंत्री हैं, उन्होंने क्या किया? जेलों के अंदर नशीली गोलियां बेची जा रही हैं। अगर मैं झूठा साबित हो गया तो राजनीति छोड़ दूंगा। बता दें कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में बीएसएफ द्वारा पंजाब पुलिस को मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल होने के संदिग्ध 75 व्यक्तियों की सूची देने के बाद उठाए गए कदमों पर पंजाब और हरियाणा सरकार से स्थिति की रिपोर्ट मांगी है। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर का शुभारंभ 22 जनवरी 2024 को होने जा रहा है। वहीं इससे पहले इसकी गूंज न केवल देश बल्कि विदेशों में भी देखने को मिल रही है। दरअसल अमेरिकी हिंदू समुदाय ने राम मंदिर के शुभारंभ की खुशी में कल शनिवार को वॉशिंगटन के एक शहर में कार रैली का आयोजन किया। इस बारे में जानकारी देते हुए विश्व हिंदू परिषद ऑफ अमेरिका डीसी इकाई के अध्यक्ष महेंद्र सापा ने बताया कि हिंदुओं के 500 वर्ष के संघर्ष के बाद भगवान श्री राम के मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है और हम इस खुशी में अगले साल 2024 में 20 जनवरी को लगभग 1000 अमेरिकी हिंदू परिवारों के साथ वॉशिंगटन में एक ऐतिहासिक उत्सव आयोजित कर रहे हैं। उत्सव के दौरान रामलीला आयोजित की जाएगी, श्री राम की कथाएं सुनाई जाएंगी और उनकी पूजा की जाएगी। संसद की सुरक्षा में हुई चूक मामले को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र पर हमलावर है और सरकार से बयान की मांग कर रहा है। इस बीच घटना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने हिंदी अखबार को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि संसद में जो घटना हुई उसकी गंभीरता को जरा भी कम नहीं आंकना चाहिए, इसलिए स्पीकर महोदय पूरी गंभीरता के साथ आवश्यक कदम उठा रहे हैं। जांच एजेंसियां सख्ती से जांच कर रही हैं। इसके पीछे कौन से तत्व हैं और उनके मंसूबे क्या है, इसकी गहराई में जाना भी जरूरी है।
प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि सभी को एक मन से समाधान के रास्ते खोजने चाहिए और ऐसे विषयों पर वाद विवाद या प्रतिरोध से सभी को बचना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश के तिराप जिले में कल शनिवार को पूर्व कांग्रेस विधायक यमसेन माटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना की जानकारी देते हुए तिराप के एसपी राहुल गुप्ता ने बताया कि कांग्रेस के पूर्व विधायक यमसेन माटे अपने 3 समर्थकों के साथ किसी निजी काम से गांव गए थे। तभी कोई उनके पास आया और किसी बहाने से उन्हें पास के जंगल में ले गया और उन पर गोली चला दी, जिस कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना दोपहर करीब 3 बजे राहु गांव के पास की बताई जा रही है, जो म्यांमार सीमा के करीब है। फिलहाल पुलिस अपराधी की तलाश में जुटी है और कहा जा रहा है कि हमला करने वाले संदिग्ध उग्रवादी NSCN-KYA से जुड़े हो सकते हैं। हालांकि पुलिस ने उग्रवादी संगठन की पहचान पर टिप्पणी करने से इनकार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रविवार को दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय भवन सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन किया है और इसी के साथ अब भारत में अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन को भी पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन शुरू हो गया है। बता दें कि 80 वर्षों तक पेंटागन दुनिया की सबसे बड़ी कार्यालय इमारत थी, लेकिन यह उपाधि अब गुजरात के सूरत में निर्मित इमारत ने ले ली है। इस इमारत में हीरा व्यापार केंद्र होगा। खबरों के मुताबिक STB भवन 67 लाख वर्ग फुट से ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है और यह सूरत शहर के पास खजोद गांव में है। बता दें कि इसे दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय परिसर के रूप में बताया जा रहा है और इसमें मुंबई के कई हीरा व्यापारियों के कार्यालय भी हैं। गुजरात में हीरा कारोबार से संबंधित हाल ही में बनाए गए एक भवन को लेकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक शरद पवार ने कहा कि जो लोग आज सत्ता में हैं, उनमें देश के बारे में सोचने की शक्ति नहीं है। प्रधानमंत्री सूरत में डायमंड बिजनेस का उद्घाटन करेंगे। पहले मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में हीरा व्यापार हुआ करता था, अब यहाँ से इसे गुजरात ले जाया गया है। इस बाजार के कारण लाखों लोगों को रोजगार मिला था, लेकिन हीरा व्यापार के सूरत जाने से स्थानीय लोगों का काम चला जाएगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि यह इस्तीफा उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के नाम की घोषणा होने के बाद दिया। पार्टी द्वारा उमंग सिंघार को मध्य प्रदेश का नेता प्रतिपक्ष बनाने का ऐलान किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रामनिवास रावत नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में शामिल थे और फिलहाल वे विजयपुर से कांग्रेस के विधायक हैं। IDF द्वारा गजा में मारे गए 3 इजरायली बंधकों की मौत पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने इस घटना को असहनीय त्रासदी बताते हुए कल शनिवार को कहा कि मैं गहरे दुख के साथ इसराइल के सभी लोगों के सामने अपना सिर झुकाता हूं और अपने 3 प्यारे नागरिकों के निधन पर शोक जताता हूं। नेतन्याहू ने कहा कि इस घटना ने देशवासियों के दिलों को झकझोर कर रख दिया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब तक हमास पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता, तब तक गजा में आतंकवादियों के खिलाफ जमीनी कार्रवाई जारी रहेगी। हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय दबाव और इसराइल को होने वाले नुकसान के बावजूद हमें इसे जीत तक जारी रखना है। उन्होंने आगे कहा कि इसराइल इस घटना से सबक सीखेगा और सभी बंधकों की सुरक्षित रिहाई के लिए सैन्य और राजनयिक प्रयास जारी रखेगा। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि इस मामले में शिवसेना UBT नेता आदित्य ठाकरे निश्चित रूप से जेल जाएंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कल शनिवार को दावा करते हुए कहा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, सुशांत सिंह और दिशा सालियान दोनों की हत्या की गई है। जब दोनों की मौत हुई तो उनकी सरकार थी और हत्या कराई गई थी। मैंने उस वक्त भी कहा था कि इसमें एक मंत्री शामिल है। पहले कोई जांच नहीं हुई और अब जांच हो रही है। अब सच्चाई सामने आ जाएगी। आदित्य ठाकरे निश्चित रूप से जेल जाएंगे। बता दें कि साल 2020 में दिशा सालियान की मौत हुई थी और उनकी मौत की वजह आत्महत्या बताई गई। हालांकि इस मौत को अब तक संदिग्ध माना जाता रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार के आदेश पर मुंबई पुलिस ने 15 दिसंबर को 3 सदस्यीय SIT का गठन किया है, जो मामले की जांच करेगी। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज 17 दिसंबर रविवार को जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा। लेकिन क्रिकेट फैंस के मन में सवाल है कि कहीं आज भी बारिश मैच का मजा किरकिरा ना कर दे। दरअसल T20 सीरीज में शुरुआती 2 मैचों में हुई बारिश ने मैच का मजा किरकिरा कर दिया था।
अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी .com के साथ।